है एवरीवन, जय श्री सीताराम। कैसे हैं सभी? ओके, पढ़ाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश बाय एस के सर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडल का एक और कंसेप्ट समझा था एंड दैट इज डिफेक्टिव मॉडल। ठीक है, डिफेक्टिव मॉडल क्या होता है इसके ऊपर हमने थोड़ी सी बातचीत की है और हमने एक जो आपका डिफेक्टिव मॉडल होता है यूज टू, उसका अलग अलग प्रयोग देखा है। उसको हम एक थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसको थोड़ा सा हम मेमोराइज करने की या रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है यूज टू का हमने प्रयोग देखा है, तो जनरली सामान्य रूप से हम यूज टू का प्रयोग कोई हैबिट बताने के लिए करते हैं। हैबिट भी कौन सा? पास्ट की ऐसी हैबिट जिसको हम आगे कंटिन्यू प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हैबिट को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। देन आफ्टर एक और मॉडल होता है आदत बताने के लिए, वो होता है आपका वुड। वुड का प्रयोग भी हम कोई पास की हैबिट बताने के लिए करते हैं, बट आप उसको प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हमने यूज टू का एक डिफेक्टिव कंसेप्ट क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है कि जब हम यूज टू का प्रयोग किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ में करते हैं, मतलब कि यूज टू को हम एज अ मेन वर्ब के रूप में अगर आप प्रयोग करोगे तब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो हमने देखा है कि जब कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, लाइक आपका इज एम आर या वॉज वर, इनके साथ में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे और फिर हम कोई आदत बताने का काम करेंगे। उसके साथ ही साथ में हम कोई आदत ही बताएंगे, उस स्टेटमेंट में हम किसी व्यक्ति की कोई हैबिट या कोई आदत या कोई रूटीन वर्क को दर्शाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो यूज टू के बाद आपका अन्य एक और वर्ब दिखाई देगा उसका हम कौन सा फॉर्म लिखेंगे? कंटिन्यूस फॉर्म में लिखेंगे। लाइक आई एम यूज टू राइटिंग, मुझे लिखने की आदत है। आई, फिर आपका अन्य हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? एम और यूज टू। ठीक है, जनरल आपका आदत बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं मॉडल को एज अ मेन वर्ब। ठीक है, और फिर जो वर्ब है हमारा वो हम क्या है? कंटिन्यूस वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। राइट का आईएनजी फॉर्म राइटिंग। ठीक है, आई एम यूज टू राइटिंग, मुझे लिखने की आदत है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? आपका प्रेजेंट हैबिट की ओर संकेत करता है। फिर इसके बाद हमने देखा है कि अगर हम यूज टू का प्रयोग किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं? कोई आदत बताने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी वस्तु है, उसका हम प्रयोग दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँगा, ये एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, इस पेन का प्रयोग लिखने में किया जाता है। अब इसका मैं फंक्शन बता रहा हूँ, इसका प्रयोग बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम कैसे इसको जेस्चर करेंगे, तो हम लिख सकते हैं दिस पेन इज, अन्य हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आपका? इज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या हो रहा है? दिस पेन इज, फिर हम यूज टू को लिखा हमने क्या? यूज्ड टू। अब यूज्ड का मतलब हम यहाँ पे हम फंक्शन बता रहे हैं, इस पेन का फंक्शन बता रहे हैं, ना कि इसकी आदत बता रहे हैं। दिस पेन इज यूज्ड टू, तो इसके साथ फिर हम क्या करेंगे? जो भी अगला आपका वर्ब होगा वो केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा। दिस पेन इज यूज्ड टू राइट ऑन अ बोर्ड। ठीक है, इस पेन का उपयोग बोर्ड पर लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत बहुत खास कंसेप्ट है। इसके क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिखेंगे, क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे आगे डिफेक्टिव मॉडल की ओर हम बात कर रहे थे। तो आपके पास में एक आपका डिफेक्टिव मॉडल क्या हो गया? हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, डिफेक्टिव मॉडल ही पढ़ रहे हैं हम अभी भी। तो हमने एक मॉडल, डिफेक्टिव मॉडल क्या पढ़ा था? यूज टू, उसको हमने ऑलरेडी अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, यूज टू आपका हो गया है, हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, डन। फिर दूसरे आपके डिफेक्टिव मॉडल क्या होते हैं? तो एक होता है आपका नीड टू। ठीक है, और एक आपका डिफेक्टिव मॉडल होता है डेयर टू। बड़े काम के मॉडल है, एक होता है आपका क्या? नीड टू होता है और एक होता है आपका डेयर टू। पहले हम दोनों का मीनिंग समझेंगे, फिर इनका हम डिफेक्टिव यूज और सेमी यूज देखेंगे। पहले मीनिंग समझो भैया। नीड टू मतलब कि नीड मतलब आवश्यकता होना, है ना। टू वर्ब फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं किसी की आवश्यकता, किसी वस्तु की आवश्यकता होना। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स या आवश्यक, या आवश्यकता होना। नीड टू का मतलब क्या हो गया? आवश्यकता होना। ठीक है, या टू बी रिक्वायर्ड, आप ऐसा भी लिख सकते हो, टू बी रिक्वायर्ड। फिर डेयर, डेयर का मीनिंग होता है टू शो, टू शो करेज, है ना। इसका हिंदी मीनिंग आप लिख सकते हैं हिम्मत करना या हिम्मत
दिखाना। डेयर टू का मीनिंग क्या होता है? हिम्मत करना या हिम्मत दिखाना। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है टू शो करेज, है ना। करेज का मतलब क्या होता है? हिम्मत, है ना। अब इसको हम समझेंगे। पहले हम इनका दोनों प्रकार से इनको डिफेक्टिव मॉडल क्यों कहा जाता है, पहले ये बात समझो। डिफेक्टिव मॉडल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब या एज अ मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं, और इनका प्रयोग हम मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। बात समझ में आ रही? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डिफेक्टिव मॉडल। जैसे हम प्योर मॉडल क्या होते हैं? जैसे कैन, है ना, कैन या मे, ये आपके प्योर मॉडल होते हैं। तो हमने सीखा है कि इनका प्रयोग हम केवल और केवल कैसे करते हैं? एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में ही इनका हम प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब के रूप में इनका कोई अर्थ नहीं है और ना ही कोई इनका यूज होता है। लेकिन आपका यूज टू, नीड टू और डेयर टू, इनको डिफेक्टिव मॉडल कहा गया है। क्यों? बिकॉज दे आर यूज्ड एज अ मेन वर्ब एंड एज अ हेल्पिंग वर्ब बोथ। ठीक है, इनका प्रयोग हम एज अ मेन वर्ब मतलब कि सहायक क्रिया, आपका मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको हम डिफेक्टिव मॉडल कहते हैं। तो हम वन बाय वन पहले इनका प्रयोग हम नीड टू और डेयर टू का प्रयोग पहले हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे और फिर मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप साथ साथ में लिखते जाइए। देखो, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस, है ना। फर्स्ट केस क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग। हम नीड टू और डेयर टू का प्रयोग अब कैसे देखेंगे? पहले हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, तो मीनिंग तो भाई मीनिंग चेंज नहीं होगा भैया। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि जब हम नीड टू और डेयर टू इन दोनों को एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, तब आपको क्या कंडीशन लिखना है? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब इनका प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव में करेंगे अगर, तब क्या करना है? इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? इनके साथ में हम टू का प्रयोग दिखाई देगा। नीड के साथ में भी टू और डेयर के साथ में भी हम टू लगा सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो रहा है आपका। क्या केस हो रहा है कि जब हम नीड टू और डेयर टू का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, सकारात्मक वाक्य में अगर हम इनका प्रयोग करें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तब आपको क्या ध्यान रखना है कि इनके साथ में हमेशा आपको टू दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप साथ साथ में लिखते जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल हम लोग साथ साथ में लिखते जाएंगे। आई, एग्जाम्पल, आई नीड टू स्टडी। आई नीड टू स्टडी मतलब मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आई नीड टू स्टडी। अब आप देखेंगे वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक कर लेंगे। आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया है। और नीड क्या, नीड टू यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? हेल्पिंग वर्ब, या इसी को हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब भी ध्यान रखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सॉरी मेन वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम मेन वर्ब लिखते हैं भैया, आई नीड टू स्टडी। ठीक है, अब फिर ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, आगे आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो रही है। डेयर का भी एक एग्जांपल लिख लो साथ साथ में। ही डेयर टू टच मी। ठीक है, ही डेयर टू टच मी। डेयर का मतलब हम क्या दिखते हैं? हिम्मत करना या हिम्मत दिखाना। वह मुझे छूने की हिम्मत करता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है? पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ में डेयर टू क्या काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। टच क्या हो गया आपका? मेन वर्ब हो गया, और ये मी आपका हो गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट कंडीशन जब हम नीड टू और डेयर टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख रहे हैं और पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप देख सकते हैं इसमें टू का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरा केस क्या बनता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए साथ साथ में, इसको फिर मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, देखो अब हम
इसका यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हम क्लियर कर देंगे। ओके, फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आई, ठीक है। इसको हम पूरा मेंशन लिख देंगे। फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं अभी हम, केस नंबर 1। क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में नीड टू, डेयर टू का प्रयोग, ठीक है। ये पहली कंडीशन अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें भी फिर हमने देखा है कि नीड और डेयर, फर्स्ट कंडीशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली। क्या पढ़ा हमने फर्स्ट कंडीशन में? अगर पॉजिटिव में इनका यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? डेयर टू और नीड टू, इनका प्रयोग ऐसे दिखाई देगा आपको, ठीक है। इनके साथ में हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन हम दूसरा केस पढ़ेंगे। दूसरा केस अगर हम लिखेंगे, इसका प्रयोग हम अगर आप नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं और नीड टू और डेयर टू को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं और फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तब आपको क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या लिखा है आपने कि जब हम हेल्पिंग वर्ब आपके क्या है? नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है, और हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब इनमें हम क्या नहीं लगाएंगे? टू का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे अभी वाले एग्जाम्पल हमने देखे हैं। पहला पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लिखा था? आई नीड टू स्टडी। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो आई नीड टू स्टडी था, आई नीड नॉट स्टडी, क्या हो जाएगा? आई नीड नॉट, और जो टू हम लिखते थे, आई नीड नॉट टू स्टडी, तो आपको देखना है हमारा सेंटेंस क्या हो गया है? नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया है, इसलिए हम क्या करेंगे? इस टू को यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपका? आई नीड नॉट स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। डेयर का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसे हमने लिखा था ही डेयर नॉट टू टच मी, ऐसा था आपका सब्जेक्ट। तो अब हम जान गए हैं कि अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ही डेयर नॉट टच मी, वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, इसको हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि जब हम, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा? जब हम इंटरोगेटिव, है ना, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो इसमें भी आपको क्या करना है? नीड और डेयर के साथ टू नहीं लगाना है, टू नहीं यूज करना है, ठीक है। वही वाला जो हमने नेगेटिव कंसेप्ट लिखा था उसी को हमने इंटरोगेटिव में भी लिखा है कि जब हम नीड और डेयर को एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में देख रहे हैं तब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इनके साथ में टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया आपके सामने? इन्हीं को हम इंटरोगेटिव बना लेंगे, ठीक है। नीड आई टू स्टडी, ठीक है। अब देख सकते हैं आप नीड आई टू स्टडी, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव है क्योंकि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है
वो सब्जेक्ट के आगे है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ गया, तो हम भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, डेयर भी बना सकते हो, डेयर ही टू टच मी, क्या वह मुझे छूने की हिम्मत करता है। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपका डेयर है और ये इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो फिर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। डेयर ही टच मी, क्या वह मुझे छूने की हिम्मत करता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है आपको, है ना। इसको तीनों पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे। क्या लिखा था, पहली बात यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नीड और डेयर का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान देंगे हम यहाँ पे नीड और डेयर का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं। ठीक है, केवल और केवल सहायक क्रिया के रूप में हम नीड और डेयर को देख रहे हैं अभी। ठीक है, फिर इसमें फर्स्ट केस क्या बनेगा, जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तब तो आप नीड और डेयर के साथ में टू का प्रयोग कर सकते हो। आई नीड टू स्टडी, ही डेयर टू टच मी, है ना, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, उसने मुझे छूने की, वह मुझे छूने की हिम्मत करता है। पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, तो इनके साथ में हम नीड और डेयर के साथ में टू लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम नीड और डेयर के साथ में टू कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही हमने एग्जाम्पल के रूप में भी देखा है। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा नीड और डेयर का प्रयोग एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम इसका प्रयोग एज अ मेन वर्ब देखेंगे, राइट इट डाउन। ठीक है, देखेंगे आपके सामने सेकंड केस, अब बात करेंगे। फर्स्ट केस आपका क्लियर हो चुका है, अब बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या देख सकते हैं आप लोग, कि अब हम नीड और डेयर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब देखेंगे। ठीक है, अभी हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका प्रयोग देखा था, अब इनको हम मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। अब हम बात करें कि अगर हम मेन वर्ब के रूप में नीड और डेयर का बात करेंगे, तो आप जानते हैं आपका स्टेटमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में आपका कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा, और फिर हम क्या लिखेंगे, नीड या डेयर का प्रयोग करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब आपको अब आपको वाक्य में कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या पॉइंट आपको नोट करना है, तो स्टमक करके लिखेंगे, जब हम नीड और डेयर का प्रयोग एज अ मेन वर्ब करते हैं, है ना, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब सभी प्रकार के वाक्य, सभी प्रकार के वाक्यों में, सभी प्रकार के वाक्यों में नीड और डेयर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। ओके, क्या नियम है, केवल एक ही नियम, बिल्कुल सिंपल सा नियम है, कि जब हम नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे, और फिर आपके सभी प्रकार के वाक्य, मतलब चाहे वो वाक्य पॉजिटिव हो, चाहे वो वाक्य नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, ठीक है, तीनों प्रकार के वाक्यों में हम क्या करते हैं, नीड और डेयर के साथ में हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी मेन वर्ब क्या होगी, प्रॉपर मेन वर्ब, नीड टू और डेयर टू, पूरे का पूरा क्या होगा आपका मेन वर्ब के रूप में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, देखेंगे इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आई आई, है ना, इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं दिखा देगा, कोई बात नहीं, हम इसमें एग्जाम्पल आप दूसरा लिख सकते हैं, आई
इसमें पॉजिटिव सेंटेंस इस कंडीशन में बनने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, कोई एग्जाम्पल अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें अब ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य को समझ लेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। नेगेटिव एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, जैसे हम लिखेंगे नेगेटिव नकारात्मक, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आई डिड नॉट नीड टू स्टडी। ठीक है, आई डिड नॉट नीड टू स्टडी। या और लिख सकते हैं ही डिड नॉट डेयर टू फाइट विथ मी। हो गई आपके दोनों के एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, आई आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया है, ये डीड आपका क्या हो गया है, हेल्पिंग वर्ब हो गया है। ठीक है, और इसके साथ में ये नेगेटिव एडजेक्टिव है नॉट आपका, और ये नीड टू क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ब दिखाई दे रहा है। वैसे ही हम बात करेंगे, ही क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया है, डीड का हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है, नॉट आपका नकारात्मक एडजेक्टिव विशेषण है, और ये डेयर टू क्या हो गया आपका, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, और ये आपका अदर वर्ब हो गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप लोग कि जब हम नीड टू का और डेयर टू का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में कर रहे हैं, तब आपके क्या होगा, नकारात्मक और प्रश्नवाचक और सकारात्मक चाहे कोई भी प्रकार का वाक्य होगा, हम उसको नीड टू और डेयर टू के रूप में ही प्रयोग करेंगे। अब इसमें पॉजिटिव वाक्य के एग्जाम्पल नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने क्या कहा है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। इंटरोगेटिव क्या हो सकता है, इसमें इन्हीं को हम बना सकते हैं। इंटरोगेटिव वाक्य क्या हो जाएंगे आपके ये, तो इन्हीं को हम चेंज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाला, आई डिड नॉट नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। इसी को हम नकारात्मक प्रश्नवाचक क्या बनेंगे, डिड आई नीड टू स्टडी, क्या मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है थी, क्या मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता थी, डिड आई नीड टू स्टडी। इसी को बना लेंगे सेकेंड वाला, डिड ही डेयर टू फाइट विथ मी। ठीक है, क्या उसने मुझसे लड़ाई करने की हिम्मत की थी। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे, ये क्या हो गया, डीड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये नीड टू आपका मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे ही आपका डीड आपका हेल्पिंग वर्ब है प्रश्नवाचक, इसलिए हमने सब्जेक्ट के आगे इसका प्रयोग किया गया है। ही आपका सब्जेक्ट हो गया है, और डेयर टू क्या हो गया आपका, मेन वर्ब हो गया है। ठीक है, और आपके ये अन्य हेल्पिंग वर्ब हो गए हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हम नीड टू और डेयर टू का प्रयोग एज अ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में देखेंगे, तब पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों स्टेटमेंट में, तीनों प्रकार के वाक्य में हम इसके साथ में क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं हमने नीड टू लिखा है, डेयर टू लिखा है, नेगेटिव में भी नीड टू और डेयर टू का प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, नीड टू और डेयर टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, सहायक क्रिया के रूप में करेंगे, तो आपको बात ध्यान रखनी है, क्या कंडीशन ध्यान रखनी है कि केवल सकारात्मक वाक्य में ही फिर नीड और डेयर के साथ में टू का प्रयोग करना है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक में टू का प्रयोग नहीं दिखाई देगा जब हम नीड और डेयर को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था। यहाँ पे आपका मॉडल के सारे क्वेश्चंस और सारे जो कंसेप्ट है, डिफेक्टिव और सेमी और प्योर मॉडल, परफेक्ट मॉडल, चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, नीड और डेयर के कुछ एग्जाम्पल जो आपने आज कंसेप्ट स्टडी किया है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, और उसी के साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मॉडल्स के हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप रिवीजन करके आइएगा साथ साथ में। ठीक है, ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, और जो भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक पॉइंट उसमें आप क्लिक कर पाएंगे कि हम हाँ ऐसा सर ने ये पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ाया था। ठीक है, और आपको कुछ डाउट भी होगा तो साथ ही वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आप बिल्कुल रिविजन करके आइए साथ साथ में। थैंक यू सो मच।